हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है विनाशकारी कुल्हाड़ी। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। वैभवगढ़ की राजकुमारी चंद्रप्रभा को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने पिता राजा सूर्यकांत से शिकार की आज्ञा लेकर अपनी सहेली के साथ जंगल में पहुंची। तभी एकाएक राजकुमारी ने अपने घोड़े की लगाम खींची। रुको लक्ष्मी, सामने धूल का गुब्बार कैसा नजर आ रहा है? अरे हाँ राजकुमारी जी, धूल का गुब्बार तो इधर ही बढ़ता चला आ रहा है। हाँ लक्ष्मी, मुझे तो किसी अनजान खतरे की गंध आ रही है। फिर अगले ही पल जब उन्हें धूल के उस गुब्बार के पीछे एक विशालकाय राक्षस की आकृति दिखाई पड़ी तो वह दोनों मारे भय के थर थर कांपने लगी। राजकुमारी जी, राक्षस! हाँ हाँ, भागो लक्ष्मी! लेकिन इससे पहले कि दोनों अपने घोड़े को मोड़ पाते, राक्षस उन तक पहुंच गया। हा हा हा, हे भगवान, हमारी रक्षा करो! हा 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 हा, भाग कहाँ रही हो सुंदरी? अब तुम्हें मेरे साथ सावंत नगर के महल में चलना होगा। महाराज दुर्जन सिंह तुम जैसी सुंदरी को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। उफ नहीं! अगले ही पल बचाओ! राजकुमारी की सहेली मारे दहशत को अपनी चेतना खो बैठी। राक्षस राजकुमारी को अपने कंधे पे उठाकर वापस उसी दिशा में बढ़ा जिधर से वो आया था। ओह, छोड़ दे दुष्ट, बचाओ! उधर उसी जंगल में लकड़ी काट रहे एक युवक अजय चीख सुनकर चौंक पड़ा। अरे यह क्या? यह तो किसी युवती की चीख है। लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे देखना चाहिए। अजय अपनी कुल्हाड़ी लिए पेड़ से कूदा और चीख वाली दिशा की ओर दौड़ पड़ा। पता नहीं इस बियाबान जंगल में कौन युवती किस मुसीबत में फंस गई है। अगले ही पल उसे ठिठक कर रुक जाना पड़ा। उफ, यह क्या? इस राक्षस से युवती को कैसे बचाया जा सकता है? बचाओ! हा 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 हा। फिर कुछ सोचकर उसने राक्षस को ललकारा। रुक जा दुष्ट, इन्हें छोड़ दे! हा हा हा, तू मेरा क्या कर लेगा मच्छर? हा 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 हा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा दुष्ट! अजय ने राक्षस पर भरपूर प्रहार किया, लेकिन उफ, मेरे भरपूर वार का तो इस राक्षस पर सुई के नोक के चुभने जैसा असर भी नहीं पड़ा। अगले ही पल अजय राक्षस पर टूट पड़ा। खट खट खट! हा हा हा, लगता है मच्छर तुझे ही मसलना पड़ेगा। आ हा 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 हा, हे भगवान, इस युवक की रक्षा करना! अगले ही पल उस राक्षस ने अजय को उठाकर एक और उछाल दिया। उह बेचारा मेरी वजह से बेमौत मारा गया। अजय पूरे वेग के साथ उड़ता हुआ दूर उसी जंगल में एक जगह तपस्या में लीन एक सन्यासी के ऊपर कुछ इस अंदाज से गिरा कि उसके हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी से सन्यासी की गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई। खचाक! उफ, यह अनजाने में मुझसे कैसा पाप हो गया? मेरे हाथों एक सन्यासी की हत्या हो गई। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। तभी दुखी मत हो वत्स अजय, तुम्हारे हाथों कोई पाप नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारे हाथों तुम्हारे पिता को उसकी माँ के दिए श्राप से मुक्ति मिली है। हाँ बेटा, आज तुम्हारे हाथों तुम्हारे बाप की उसकी करनी का फल मिला है। मेरे हाथों मेरे पिता को उनकी करनी का फल मिला है। मैं कुछ समझा नहीं सन्यासी। यह एक बहुत लंबी कहानी है बेटा। अजय, आज से करीबन 18 वर्ष पहले इस कहानी की शुरुआत सावंत नगर के राजमहल में हुई थी। कहते हुए सन्यासी के कटे सिर के आंखें की पुतलियां उसे शून्य में टांग टंग गई हो। जब कि सावंत नगर के राजा सुखनिधन सिंह ने भरे दरबार में घोषणा की थी। मंत्रीगण और प्रजाजनों के सामने आज मेरे भरे दरबार में मैं घोषणा करता हूं कि आज से ठीक 3 दिन बाद इस राज सिंहासन के लिए मेरे छोटे पुत्र राजकुमार सवेंवर सिंह का राज तिलक किया जाएगा और उसके बाद मैं राजपाट से संन्यास ले लूंगा। कहो मंत्री, हम कुछ कहो महामंत्री, तुम कुछ कहना चाहते हो? लेकिन महाराज, सावंत नगर का युवराज मैं हूँ। फिर एकाएक और पिताजी ने बड़े भैया की जगह मेरे राज तिलक की घोषणा क्यों की है? महाराज क्षमा करें, लेकिन राजधर्म के अनुसार तो राज तिलक युवक वरदानी सिंह का किया जाना चाहिए। अवश्य महामंत्री जी, राज तिलक तो युवराज का ही किया जाना था, लेकिन
हमें अपने गुप्तचरों से कुछ ऐसी सूचना मिली है जिसके कारण हम युवराज को राजा गद्दी पर नहीं बैठा सकते। इसका मतलब पिताजी ने मेरे पीछे गुप्तचर लगा रखे थे। उस रात युवराज वरदानी सिंह अपने शयन कक्ष में बेचैनी के आलम में टहल रहा था कि तभी उसके मित्र महामंत्री के बेटे सुजन सिंह ने प्रवेश किया। युवराज, क्या बात है, आज चंद्रिका का नृत्य देखने पीली हवेली नहीं गए? नहीं सृजन, आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज मैं नहीं चल सकूंगा। युवराज को अपने पिता के विरुद्ध करने का यह उचित अवसर है। और यह सोचकर सुजन ने गंभीर स्वर में कहा, युवराज, मैं तुम्हारी परेशानी अच्छी तरह से समझता हूँ। शायद आप महाराज द्वारा संवर सिंह को राजगद्दी पर बैठाने से परेशान हैं। हाँ सृजन, तो फिर पीली हवेली चलिए, वहीं पर इस संबंध में बातें करेंगे। लेकिन राजकुमार ने सृजन के साथ शयन कक्ष से बाहर निकलना चाहा था कि तभी, स्वामी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? ओह मोहिनी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे कहीं जाते समय नहीं टोका करो, लेकिन फिर तुमने टोक दिया। मैं तो बस यह कहना चाहती थी कि कुंवर अजय की तबीयत ठीक नहीं है। वह कुंवर बीमार है तो उसे राजवैद्य को दिखाओ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। चलो सृजन, लेकिन आज की रात आप रुक जाते तो। युवराज क्रोध में आग बबूला हो उठा और मोहिनी, छटाक! ओह! युवराज के जोरदार थप्पड़ से मोहिनी दूर जा गिरी और युवराज मुड़कर देखे बिना चल गए। कुछ ही देर में दोनों पीली हवेली में पहुंच गए। वहां हर रोज की तरह रंगारंग की महफिल सजी थी और नर्तकी चंद्रिका नृत्य कर रही थी। अचानक तभी युवराज जोर से चीख उठा, बंद करो यह नृत्य और दूर हो जाओ मेरी नजरों से। युवराज, मैं तो आपको परेशानी भुला देने के लिए यहाँ लाया था, लेकिन आप तो कुछ अधिक परेशान लग रहे हैं। मेरी परेशानी कोई साधारण बात नहीं, मेरे भविष्य का प्रश्न है। आपकी इस समस्या का हल मेरे पास है, लेकिन इसके लिए आपको अपने सौतेले भाई समेवर सिंह की हत्या करनी पड़ेगी। क्या? चौंकिए नहीं राजकुमार, युवराज, राजगद्दी पाने के लिए तो आपको अपने पिता की भी हत्या करनी होगी, नहीं तो जीवन भर ऐसे ही जलते रहोगे। राजगद्दी के लिए पिताजी की हत्या नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। अपने लिए ना सही युवराज, अपने बेटे अजय के लिए तो यह करना ही होगा, वरना उसे भी आप ही की तरह समेवर सिंह के बेटों का दास बनकर रहना होगा। नहीं, मैं अपने बेटे को किसी का दास नहीं बनने दूंगा। कुछ सोचकर युवराज ने कहा, लेकिन यह सब कैसे संभव होगा सृजन? मेरे पिताजी इस काम को चुटकी बजाते पूरा कर देंगे। दोनों शीघ्र महामंत्री के पास पहुंचे और फिर महामंत्री सृजन सिंह के शयन कक्ष में। युवराज, आप कोई चिंता ना करें। काली घाटी में मेरा गुरु तांत्रिक चामुंडा रहता है, उससे मिलकर हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ काली घाटी चलने को तैयार हूँ। फिर थोड़ी ही देर बाद वे तीनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर काली घाटी की ओर चल पड़े। आधी रात के लगभग वह काली घाटी में पहुंचे। महामंत्री जी, यह तो बहुत अंधकार फैला है और आगे गहरी घाटी दिखाई दे रही है। युवराज, यह काली घाटी है, इस घाटी में हम चामुंडा की सहायता से आगे जाएंगे। और तभी महामंत्री सृजन सिंह ने जोर से आवाज लगाई, महान चामुंडा की जय हो, हम महान चामुंडा के दर्शन करना चाहते हैं। अगले ही पल घाटी में एक भयंकर अट्टहासा गूंज उठा और फिर पूरी घाटी तीव्र प्रकाश से जगमगा उठी। महान चामुंडा की दास आपकी सेवा में उपस्थित है। आप मेरे हाथों पर सवार हो जाएं, मैं आपको अपने स्वामी तक पहुंचा दूंगा। विशाल राक्षस तीनों को लेकर उड़ता हुआ चल दिया। उफ, कितनी गहरी घाटी है, यहाँ से गिरने पर तो हड्डी का भी पता नहीं चलेगा। कुछ ही देर में राक्षस तीनों को लेकर चामुंडा के महल में पहुंच गया। दुर्जन सिंह, कहो कैसे आना हुआ? गुरुदेव, यह सावंत नगर के युवराज हैं, इन्हें आपकी सहायता की बहुत जरूरत है। कैसी सहायता चाहिए दुर्जन? और फिर महामंत्री ने चामुंडा को सारी कहानी सुनाते हुए कहा, महाराज, युवराज के साथ अन्याय हो रहा है। मैं चाहता हूं कि राजगद्दी युवराज को ही मिले। महामंत्री की बात सुनने के बाद तांत्रिक चामुंडा अपने बालों को खींचता हुआ भयंकर अंदाज में हंसा। हा 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 हा, दुर्जन, युवराज से कहो कि निश्चिंत होकर अपने पिता और भाई की हत्या कर दे। लोगों के विद्रोह को मेरा दास राक्षस रोक देगा।
फिर चामुंडा के दास राक्षस ने उन्हें घाटी से बाहर पहुंचा दिया। दूसरे दिन रात्रि के समय युवराज अपने सौतेले भाई स्वयंवर सिंह के कक्ष के द्वार पर पहुंचा। स्वयंवर, जल्दी से द्वार खोलो। स्वयंवर ने द्वार खोला तो स्वयंवर अभी अभी एक बुरी खबर सुनी है। जंगल में दुर्जन सिंह राजगद्दी पाने के लिए एक तांत्रिक से पूजा करवा रहा है। यदि तांत्रिक अपनी पूजा में सफल हो गया तो यह महल नष्ट हो जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। भैया, फिर तो पिताजी को तुरंत सूचना देनी चाहिए। नहीं, पिताजी को सूचना देने से शोर मच जाएगा और दुर्जन भाग जाएगा, तो फिर हम क्या करें? तुम मेरे साथ जंगल में चलो, हम दोनों उस तांत्रिक को मारकर दुर्जन का षड्यंत्र विफल कर देंगे। और फिर दोनों चुपचाप किसी से कुछ कहे बिना महल से निकल गए। कुछ ही देर में वह घने जंगल में पहुंच गए। भैया, इस जंगल में तो हमें कहीं कहीं भी वह तांत्रिक नहीं मिला, और तांत्रिक मिलेगा भी नहीं, क्योंकि राजगद्दी दुर्जन सिंह नहीं, मैं पाना चाहता हूँ। और अभी स्वयंवर कुछ कह पाता कि तभी उसकी चीख गूंज उठी, ओह भैया, आपने यह क्या किया? कहने के साथ ही स्वयंवर की गर्दन एक और लुढ़क गई। स्वयंवर सिंह को मारकर युवराज महल में लौट आया। वह निश्चिंत था कि स्वयंवर को मारते हुए उसे किसी ने नहीं देखा। लेकिन तभी एक गुप्तचर ने महाराज को सूचना दी। महाराज, युवराज ने स्वयंवर सिंह को घने जंगल में ले जाकर उनकी हत्या कर दी। मैं छिपकर उसके पीछे गया था। नहीं, यह कैसे हो सकता है? यदि उसने ऐसा किया होगा तो हम उसे अपने हाथों मृत्यु दंड देंगे। क्रोध में आग बबूला हुए महाराज के शयन कक्ष में पहुंचे। युवराज, क्या यह सच है कि तुमने राजगद्दी के लालच में अपने छोटे भाई की हत्या की है? नहीं, यह झूठ है। मुझे कुछ पता नहीं, यह सो रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। हमारे गुप्तचरों ने तुम्हें हत्या करते हुए अपनी आंखों से देखा है। सैनिक, युवराज को बंदी बना लो। नहीं, मुझे कोई बंदी नहीं बना सकता। युवराज तेजी से पीछे हटा और दीवार से एक तलवार उठाकर तेजी से अपने पिता की ओर झपटा और खचाक। फिर उस कक्ष में राजा सुखविंद सिंह की चीख गूंजकर रह गई। उसी समय महामंत्री कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए। सैनिकों, बंदी बना लो इस हत्यारे को। महामंत्री जी, आप यह क्या कह रहे हैं? युवराज, तुमने अपने पिता और छोटे भाई की हत्या की है। तुम अपराधी हो। ओह, यह क्या मंत्री! महामंत्री ने तो मेरी सहायता करने का वचन दिया था, फिर मुझे बंदी क्यों बना रहे हैं? तभी वहां महारानी पूजावती ने प्रवेश किया। आप ओह, बोल पापी, क्यों किया तूने ऐसा? दुष्ट सौतेला होते हुए भी मैंने कभी तुझे सौतेला नहीं समझा, लेकिन तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी। जा पापी, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जिस राज सिंहासन के लिए तूने यह पाप किया है, तू उस सिंहासन पर कभी नहीं बैठेगा। तुझे तेरे पापों का फल मिलेगा। एक दिन तेरा पुत्र ही तेरी हत्या करेगा। नहीं महामंत्री, इसे कारागार में डाल दो। युवराज को कारागार में डलवा दिया गया। अगले दिन जब महामंत्री युवराज से मिलने कारागार में पहुंचे तो उसे क्रोधित होकर कहा, दुर्जन सिंह, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने मुझे कारागार में डालकर सभी को राजा घोषित कर दिया है। हा हा हा, अब मैं यहाँ का राजा हूँ। तुम धोखेबाज हो। तुमने मुझे सहायता का वचन देकर महाराज और स्वयंवर की हत्या कराई है। मैं सब लोगों को तुम्हारे षड्यंत्र के बारे में कह दूंगा। नहीं, अब तुम किसी से कुछ नहीं कह सकोगे। कल सुबह तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। तभी महामंत्री ने एक विशेष सैनिक ने आकर उसे सूचना दी, गजब हो गया महाराज, युवरानी कुंवर अजय को लेकर महल से भाग गई है। नहीं, यह क्या बकते हो? ओह, यह भी अच्छा हुआ। मेरी पत्नी और पुत्र तो सुरक्षित रहेंगे। जाओ, चारों तरफ सैनिकों को भेज दो। उन्हें किसी भी सूरत में जीवित नहीं रहना चाहिए। यदि वे जीवित बच गए तो भविष्य में हमें कोई भी हानि पहुंच सकती है। ओह हे भगवान, मेरी पत्नी और बच्चों की रक्षा करना। महामंत्री वहां से लौट गया। युवराज के बार बार अपने पर प्रायश्चित हो रहा था। ओह, यह मैंने क्या किया? मैं महामंत्री के षड्यंत्र में फंस गया और यह दुष्ट कल मुझे प्राणदंड देगा।
नहीं, मैं चुपचाप मौत को गले नहीं लगाऊंगा। मैं अवश्य ही कुछ करूंगा। मुझे इस दुष्ट महामंत्री से बदला लेना होगा। और उसी रात जब एक सैनिक युवराज को भोजन देने आया तो गूं गूं उस सैनिक को मारकर ता, ताली से उसकी ताली से ताला खोलकर युवराज भाग निकला कि तभी कुछ सैनिक आप गए। अरे युवराज भाग रहे हैं, पकड़ो पकड़ो। लेकिन युवराज को वे सैनिक नहीं रोक पाए। बेटा, अब तो तुम यह सब समझ ही गए होगे कि वह पापी हत्यारा युवक मैं ही हूँ। तुम मेरे बेटे हो। ओह पिताजी, आपसे मुलाकात भी हुई तो किस रूप में? बेटे, सौतेली माँ के शाप के अनुसार मेरी हत्या तुम्हारे हाथों से होनी थी, सो हो गई। बस अब मेरी एक अंतिम इच्छा और पूरी कर दो। आपकी अंतिम इच्छा क्या है पिताजी? और फिर महामंत्री दुर्जन सिंह ने सावंत नगर का राजा बनने की सारी कहानी सुनाकर सन्यासी के सिर ने कहा, महामंत्री राजा बनकर उस तांत्रिक चामुंडा की सहायता से लोगों पर बहुत अत्याचार कर रहा है। मुझे उस महामंत्री और तांत्रिक को मारकर मेरी अंतिम इच्छा पूरी करनी है। लेकिन पिताजी, मैं राजा बनने महामंत्री और तांत्रिक चामुंडा को कैसे मार सकूंगा? बेटे, जब तक तुम्हारे हाथों में मेरे रक्त से सनी यह कुल्हाड़ी रहेगी, कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। मैंने इस कुल्हाड़ी में अपनी वर्षों का ताप की अद्भुत शक्ति भर दी है। तांत्रिक चामुंडा भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और सुनो, चामुंडा का राक्षस शंभु देवगढ़ की राजकुमारी को उठाकर ले गया। ओह, यह सब जानकर भी अजय वहां निश्चल खड़ा रहा। तो बेटे, ऐसे शांत क्यों खड़े हो? अब जाते क्यों नहीं? पिताजी, आपके शव को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? आपका अंतिम संस्कार। ओह, सचमुच तुम दयालु और नेक हो पुत्र। तुम मेरी चिंता ना करो, बस मेरी गर्दन को मेरे शेष धड़ के पास रख दो। और जब युवक अजय ने ऐसा किया तो अगले ही पल सन्यासी का शव अपने आप जल उठा। अजय ने अपने पिता का राख को पास की नदी में डाला और सावंत नगर की ओर चल दिया। चलिए दोस्तों, ये इस कहानी का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।